नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 19 फरवरी के द हिंदू समाचार में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। जो पहली खबर यहाँ पर विश्लेषण के लिए ली गई है वो द हिंदू समाचार के पेज नंबर 7 पर दी हुई है और यह इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई है। आपको याद दिला दूं कि ये जो एडिटोरियल है इसके लेखक जो हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और चूंकि लॉयर होने के नाते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उससे जुड़े हुए मामलों को यहां पर उठाने की कोशिश की है। लेखक के अनुसार यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए या फिर उसे एक कड़ा फैसला लेना चाहिए, जैसा कि आपको इसके शीर्षक से आपको समझ में आ जाएगा। लेखक के अनुसार अपने इस एडिटोरियल में जो है शाहीन बाग का जिक्र किया गया है, कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले जो किसानों के आंदोलन है उसका जिक्र किया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं उसका भी यहां पर हवाला देते हुए एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न को उठाने की कोशिश की गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को एक मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए या उसे एक कोर्ट होने के नाते जो है फैसला सुनाना चाहिए। इस एडिटोरियल के पहले भाग में शाहीन बाग की चर्चा की गई और 7 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक वर्डिक्ट की यहां पर चर्चा की गई है और वो वर्डिक्ट क्या है इसकी भी हम लोग यहां पर जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 7 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा था कि जो असहमति व्यक्त करने और विरोध करने का अधिकार कुछ कर्तव्यों के साथ आता है और यह किसी भी समय और हर जगह नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, किसी भी समय और हर जगह नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में जो है भारत की जनता को 6 तरह के फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और उसमें से एक अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार। कहने का आशय यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा लिए गए किसी डिसीजन से असहमत हैं और उसका विरोध करना चाहते हैं तो आपके पास ये अधिकार है, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध जो है हर जगह नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो शाहीन बाग का विरोध था वो सड़कों पर किया जा रहा था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह ध्यान में रखा कि आपके विरोध प्रदर्शन से किसी दूसरे को जो है नुकसान ना हो, उन्हें तकलीफ ना पहुंचे, उनके मूलभूत अधिकारों का जो है हनन ना हो। अब आप सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो आसपास के जो लोग हैं उनके भी मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। यह मानना था सुप्रीम कोर्ट का अपने 7 अक्टूबर के आदेश में। इसी का जिक्र करते हुए इस एडिटोरियल के लेखक ने एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न यहां पर उठाया है जो कि नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, खास करके विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस शीर्षक को पढ़कर आपको समझ में आता है कि लेखक जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समितियों और मीडिएट करने की जो एक परंपरा उसने शुरू की है उसके खिलाफ यहां पर बातें की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहीन बाग वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार और विरोधियों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसके मेंबर थे संजय हेगड़े और साधना रामचंद्र। उसी तरीके से इस किसान आंदोलन में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसके मेंबर थे भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी, अनिल धनवट और प्रमोद कुमार जोशी, जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने जो है इस कमेटी में आने से मना कर दिया था। लेकिन यहां पर जो है लेखक के द्वारा इन्हीं कमेटियों को आधार बनाते हुए एक मूलभूत प्रश्न उठाया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से मध्यस्थता करने की जरूरत है या उसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीधे सीधे जो है फैसले लेने चाहिए। यहां पर इस एडिटोरियल के लेखक द्वारा एक और बात बताया गया है जो कि अक्टूबर 7 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ है। यहां पर उन्होंने चर्चा की है कि अक्टूबर 7 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उसी समीक्षा याचिका को सुनने के लिए जो है 3 जजेस की बेंच बनाई गई। जजेस का नाम आप याद रखिएगा, जस्टिस ए के कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी।
ये 3 जजेस की बेंच यहाँ पर बनाई गई और इन 3 जजेस की बेंच ने भी अक्टूबर 7 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरीके से मान्यता देने का काम किया है। उन्होंने इस समीक्षा याचिका को निरस्त किया और कहा कि जो अक्टूबर 7 को 2020 को जो दिया गया आदेश है वो सही था। यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंतिम भाग में जो है एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आपके मेंस का छुपा हुआ है। यहाँ पर जो है एक केस की चर्चा करते हुए इस एडिटोरियल के लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया आदेश है वो किस तरीके से उसके पुराने आदेश के विपरीत है। यहाँ पर जो है हिम्मतलाल शाह बनाम पुलिस आयुक्त केस की चर्चा की गई जो कि 1972 में अहमदाबाद में हुआ था। अब समझते हैं कि आखिर ये हिम्मतलाल के शाह केस क्या था। यहाँ पर भी इसी मूलभूत प्रश्न का उत्तर ढूंढने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोशिश की गई थी कि क्या सड़कों पर बैठ करके जो है विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। और उस समय 1972 में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के द्वारा यह कानून बनाया गया था कि आप सड़कों पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते और इसी के खिलाफ जो याचिका गई उसमें आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि संगठित होकर के विरोध प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो जनता का मूलभूत अधिकार है और जो सड़कें हैं वो एक तरीके से नेचुरल प्लेस हैं इन विरोध प्रदर्शनों के। कहने का आशय यह है कि उस 1972 के हिम्मतलाल के शाह केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि अगर जनता को विरोध प्रदर्शन करना है तो वो सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सड़कें जो हैं एक तरीके से नेचुरल स्थान बन जाती है जहां पर एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी वर्डिक्ट का, इसी आदेश का हवाला देते हुए यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक ने यह कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 का जब अपना आदेश सुनाया तो उन्होंने अपने खुद के आदेश जो उन्होंने 1972 में हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर और पुलिस केस में दिया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर जनता एक स्थान पर असेंबल होना चाहती है, असेंबल होकर के प्रोटेस्ट करना चाहती है तो वो सड़कों पर ऐसा काम कर सकती है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सामने आ चुका है जिसे कहते हैं हम लोग हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1972 केस। यहाँ पर जो है इस केस को आप एकदम से पढ़ लीजिएगा ठीक से, क्योंकि आपके प्री में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि किस मामले में ये केस था। मेंस में भी जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस देकर के आप अपनी बातें कह सकते हैं। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कुछ बहुत ही मूलभूत प्रश्नों को उठाने की कोशिश की गई है। ये प्रश्न जनता के कोर्ट पर विश्वास से जुड़े हुए हैं। यह अनुच्छेद 19 में दिए गए जनता के अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आजकल ये हालिया ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो हर मामले में एक मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, ना कि फैसला सुनाना चाहिए उसे। तो यहाँ पर इस बातों को यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश की गई है। आज के द हिंदू पेपर में पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण समाचार है उसका हम यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला समाचार है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। यहाँ पर जो है UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिए गए कुछ रिपोर्टों की चर्चा की गई है। यहाँ पर प्रोफेसर पार्थ दास गुप्ता कमेटी की भी चर्चा की गई है। तो समझते हैं कि आखिर UNEP में और पार्थ दास गुप्ता कमेटी ने किन महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पर ध्यान दिलाया गया है। यहाँ पर UNEP के द्वारा यह बताया गया है कि चूंकि 2020 में कोविड-19 की वजह से जरूर ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इमिशन कम हुआ, लेकिन जो UNEP के द्वारा ये बताया गया है कि इस शताब्दी में हमारे पूरे विश्व का जो तापमान है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, इसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। UNEP का कहना है कि भले ही ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन इस कमी की वजह से जो है जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो कम नहीं हुआ है और वो अभी भी अपने रिपोर्ट पर कायम है, जिसके तहत जो है इस सदी के अंत होते होते जो पूरी दुनिया का तापमान जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। यहां पर उन्होंने प्रोफेसर पार्थ दास गुप्ता कमीशन का भी जिक्र किया है,
जिनके अनुसार प्रकृति में ह्रास होना जो है अभी भी जारी है। यहाँ पर इस रिपोर्ट का नाम भी दिया गया है द इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, जो पार्थ दासगुप्ता कमीशन है उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट का नाम क्या है, द इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो प्रकृति हमें संसाधन दे रही है उस संसाधन में जो है 40% तक का जो है ह्रास हो चुका है, उसमें 40% तक की कमी हुई है। यहाँ पर यूएन के द्वारा जारी की गई मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट की भी चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से 2020 में ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आई थी, उनके उत्सर्जन में कमी आई थी, इस उत्सर्जन की कमी को जो है लगातार आगे की वर्षों तक हमें जारी रखेंगे, तभी जाकर के हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो कम होगा। यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की गई है कि 2030 का जो सतत विकास लक्ष्य है इसे भी पाने में पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पर्यावरण का ह्रास इसी तरीके से होता रहा तो विश्व जो है 2030 के सतत विकास लक्ष्य को जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस एडिटोरियल के आखिरी भाग में इसके लेखक के द्वारा यह भी बताया गया है कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपट सकते हैं। यहाँ पर विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए जाने वाले $100 बिलियन की जो मदद है उसकी भी याद दिलाई गई है और कहा गया है कि इस कोविड-19 की वजह से इसमें जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विकसित देशों को जो है, विकासशील देशों को जो वादा किया गया है $100 बिलियन देने का, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज में यानी कि पर्यावरण में होने वाले जो ह्रास है उससे अपने इकोनॉमी को बचा सकें, यहाँ पर उसे निभाने की बात कही गई है। उसी तरीके से आज के समाचार पत्र में इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर आया है जो कि बहुत ही भयावह है हमारे देश के लिए। यहाँ पर जो है ग्रीन पीस ने अपने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौतें पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 से होती हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर है, दिल्ली में है। आइए इसकी चर्चा यहां पर डिटेल में करते हैं। ग्रीन पीस का जो रिपोर्ट है उन्होंने दुनिया के जो 5 सबसे पॉल्यूटेड सिटी हैं उनकी यहां पर चर्चा की है और उन सिटी का नाम क्या है, दिल्ली, मैक्सिको सिटी, sao paulo, संघाई और टोक्यो। और इन सभी में जो है सबसे ज्यादा दिल्ली में जो है पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 के कारण जो है मौतें हुई हैं और वो क्या है, कितना है, 54,000। यहां पर यह भी कहा गया कि भारत के दूसरे जो शहर हैं उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और यहां पर कंपेयर किया गया है भारत के 6 बड़े महानगरों के बीच में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ आते हैं। ये हमारे देश के जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ भी हैं और यहाँ पर जो है पोल्यूशन से होने वाले डेथ भी जो है, मृत्यु भी है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है ही। इसके अलावा अगर आप मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ के देखें तो यहाँ पर भी जो है पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 से जो होने वाले जो मृत्यु है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर ग्रीन पीस ने जो है सिर्फ मरने वालों की संख्या नहीं दी है, यहाँ पर ग्रीन पीस ने जो है इकोनॉमी को यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को होने वाले जो नुकसान है उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो है कॉस्ट टू इकोनॉमी, मतलब इन मौतों से और इस प्रदूषण से हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है इसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और आप देखोगे यहाँ पर जो है विलिंग टू पे करके जो है एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। विलिंग टू पे का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रदूषण से आपको कोई खतरा हुआ, प्रदूषण से आपको कोई बीमारी हुई, तो उस बीमारी से बचने के लिए आप क्या करेंगे, अपना इलाज कराएंगे और यहाँ पर आपके पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट दिया गया है कि पॉल्यूशन की वजह से जो नागरिकों को बीमारियां हो रही हैं, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है वो कितना है। जैसे कि दिल्ली का अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है पॉल्यूशन से मरने वालों की संख्या कितनी है, 54,000। और यहाँ पर जो है इकोनॉमी में जो ह्रास हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में ह्रास हुआ है उसका जिक्र करते हुए यहाँ पर बोला गया है कि दिल्ली को जो है 58,895 करोड़ का जो है नुकसान हुआ। यानी कि ग्रीन पीस के अनुसार लोगों का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों के नुकसान के साथ साथ
देश की अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोगों को पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जो कि हजारों करोड़ों में है। यहाँ पर हर सिटी की जो है चर्चा की गई है। जैसे कि लखनऊ में जो सबसे अंतिम में रखा गया है, वहाँ पर भी आप देखोगे तो 8,000 करोड़ का जो नुकसान है वहाँ की इकोनॉमी को होने की आशंका है इन पोल्यूशन से होने वाले डेथ से। आइए एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई किसी तीसरी खबर की तरफ चलते हैं, और ये खबर थोड़ी सुखद है। दो खबरों को हमने देखा जहां पर केवल लॉस की बातें की जा रही है, जहां पर मृत्यु की बातें की जा रही है, लेकिन जो तीसरी खबर हमारे आज के एक समाचार पत्र में आई है वो थोड़ी सी सुखद है। यहां पर कहा गया है कि हैदराबाद जो है वो ग्लोबल ट्री सिटी का जो है स्टेटस उसे मिल गया है। यहां पर जो है एबोरडे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें जो है हैदराबाद को जो है यहाँ पर ये स्टेटस मिला है। तो इस बात को आप लोग जरूर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि हैदराबाद इस प्रतियोगिता का विजेता रहा है और उसे ट्री सिटी का जो है स्टेटस यहाँ पर दिया गया। और हैदराबाद जो है अन्य 120 शहरों में जुड़ गया है, जो कि 23 देशों से आते हैं, और हैदराबाद का भी नाम अब इन 120 सिटीज में आएगा एज अ ग्लोबल ट्री सिटी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ, जो कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और पेज नंबर 6 में ही दिया हुआ है। यहां पर जो है भारत के महंगाई के बारे में जिक्र किया गया है। यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से महंगाई कुछ दिनों से कम हुई है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। हो सकता है कि महंगाई जो है फिर से बढ़े। यहां पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा उन कारणों की चर्चा की गई है जिससे कि महंगाई कम हुआ पिछले दिनों, और उन कारणों की भी चर्चा की गई है जिसके कारण जो है आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि यह जो है 16 महीने में सबसे कम रहा, जो कि 4.06% है। उसी तरीके से लेखक के द्वारा जो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक है उसमें भी मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1.89% है। और ये जो बढ़ोतरी है वो इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि जो आपके सब्जियों की कीमतें हैं उसमें जो है 15.8% की गिरावट देखी गई, जिसके कारण मैंने क्या कहा कि आपका जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं, उसमें गिरावट देखी गई। यहां पर लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि पिछले साल नवंबर के बाद पहली बार है जब महंगाई की दर जो है वो 6% से नीचे आई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया है कि अगर महंगाई 6% से नीचे है तो उसे हम संभाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं होगा। और पहली बार नवंबर के बाद जो है हमारा जो महंगाई का सूचकांक है वो 6% से नीचे आया है। लेकिन ठीक इसी समय जो है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा जो है दालों और तेलों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कि महंगाई दर जो है बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर डेटा देते हुए कहा गया है कि दालों का और दालों से जुड़ी हुई जो उत्पाद हैं उनमें जो महंगाई दर है वो 13.4% है। तेल की जो महंगाई दर है वो 19.7% है। तेल का मतलब यहाँ पर खाने वाली तेल की बात हो रही है। कहने का आशा यह है कि कुछ चीज़ों में तो महंगाई कम हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी महंगाई बढ़ी हुई है। उसी तरीके से अंडे, मांस, मछली का जिक्र करते हुए यहाँ पर यह बताया गया है कि इन में भी महंगाई की दर जो है ज़्यादा है। इस एडिटोरियल में इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है कि भले ही महंगाई अभी थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि अगर चीज़ों को जब हम बनाते हैं उसमें जो है जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो है सामानों के यातायात में, उनकी ढुलाई में जो खर्च है वो बढ़ने वाला है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या होगा, महंगा होगा। और उसके कारण आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारा जो महंगाई है वो बढ़े। तो इसी को लेकर के एक एडिटोरियल आया है और यहाँ पर महंगाई के बारे में खुल करके जो चर्चा की गई है कि क्यों महंगाई कम हुई और किस तरीके से अगर हमने ठीक से इसको ध्यान नहीं दिया तो महंगाई जो है बढ़ सकती है। आइए हम एक और समाचार का यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। इस खबर के अनुसार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई और यहाँ पर जो है इस बैठक में जो है म्यांमार के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की गई है। इन चारों देशों के अनुसार म्यांमार में जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की फिर से बहाली होनी चाहिए और इन लोगों ने एक सुर से जो है वहां की मिलिट्री द्वारा जो वहां की सरकार को हटाया गया उसकी निंदा की गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अमेरिका के स्टेटमेंट में है। यहां पर जो है अमेरिका के द्वारा जो है म्यांमार की जगह पर बर्मा शब्द का यूज किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो म्यांमार है वो 1989 से पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब वहां पर मिलिट्री शासन की शुरुआत हुई 1989 से, तब वहां पर जो है इसका नाम बदल करके म्यांमार रख दिया गया। और यह बहुत बड़ी बात है कि यूएस के द्वारा जो है 1989 के पहले का जो है नाम लिया गया है, यानी कि उस समय का नाम लिया गया है जिस समय म्यांमार में लोकतंत्र था। तो इस तरीके से यह बताने का प्रयास किया गया है कि वहां के जो मिलिट्री शासक हैं, सैनिक शासक हैं, उन्हें जो है वहां पर चुनी हुई सरकार को लाना ही होगा। ये एक स्टेटमेंट जो है एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि यूएस सहित जो दुनिया के जो 4 देश हैं वो बहुत ही वहां पर लोकतंत्र को की बहाली को लेकर के बहुत ही क्या है सीरियस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप भी ले सकते। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ और ये समाचार जो है असम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा असम में मूलभूत ढांचों के विकास के लिए जो है बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इसे जो है नाम दिया गया है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 19.282 किलोमीटर होगी, जो कि बनने के बाद इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ जो कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि खुद अरुणाचल प्रदेश से एमपी हैं, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है कि जो हमारे केंद्र की सरकार है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 1100 करोड़ की योजनाएं आरंभ करने का फैसला लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पिछले 9-10 महीने से चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। अगर हम कंपेयर करें चीन और भारत के मूलभूत ढांचों की, तो हम पाएंगे कि चीन ने अपने तरफ वाले जो सीमा के इलाके हैं वहां पर सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण बहुत ही तेज गति से किया है और उसके सामने हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमजोर है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भी और वैसे जो भी स्टेट जो कि चीन के साथ जिनकी सीमा लगती है वहां पर आधारभूत ढांचों का जो है विकास करने की योजना बनाई है। ये योजना बहुत नई नहीं है। यहां पर जो है संसदीय समिति के दिसंबर 2019 के रिपोर्ट के हवाला दिया गया है और कहा गया है कि यहां पर जो है 137 सड़कों का निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 41, दूसरे चरण में 46 और तीसरे चरण में 50 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो कि चीन और उन स्टेट से बनेंगी जो कि चीन के साथ जिनकी सीमा लगती है। पहले फेज की शुरुआत जो है 2005 में ही कर दी गई थी, लेकिन बहुत सारा डिले हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी देरी हो रही है यहाँ पर। लेकिन अभी भारत और चीन के बीच जो सीमावाद हुआ है उसके तहत सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इन तीनों चरणों को पूरा किया जाए। तो यहाँ पर चीन और भारत के वो राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ मिलती है वहां पर जो है आधारभूत ढांचे को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी समाचारें आज के पेपर में थी जिसका कि विश्लेषण करना जरूरी था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए आज की इस समाचार समीक्षा को ध्यान में रखकर कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं जो कि हमारे प्री के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है वह अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? पहला ऑप्शन है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है संघ बनाने का अधिकार, तीसरा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार और चौथा है उपाधियों का अंत। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अनुच्छेद 19 में भारत की जनता को 6 तरह के मूलभूत अधिकार दिए गए हैं
और उन अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, उन अधिकारों में संघ बनाने का अधिकार भी है और उन अधिकारों में किसी भी व्यापार और कारोबार को करने का अधिकार भी है। लेकिन अनुच्छेद 19 में उपाधियों का जिक्र नहीं है। उपाधियों के अंत का जिक्र हम जो है अनुच्छेद 18 में पढ़ते हैं। अर्थात पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। उपाधियों के अंत का जो अधिकार है या फिर जो बातें हैं वो 19 में नहीं की गई हैं, अनुच्छेद 18 में की गई हैं। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न क्वाड के संदर्भ में है। क्वेश्चन क्या है कि क्वाड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, इनमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं। और कथन दूसरा है कि क्वाड का विचार जापान के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। जब मैंने क्वाड का नाम लिया था उस समय 4 देशों का मैंने नाम लिया। पहला था भारत, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, तीसरा था जापान और चौथा था अमेरिका। और कथन 1 में कहा गया है इसमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, यानी कि जो क्वाड है वो उसमें चीन शामिल नहीं है। कहा जा सकता है कि जो क्वाड की जो स्थापना है वो चीन के विरोध में ही की गई है, यानी कि कथन 1 जो है सरासर गलत है। कथन 2 पर विचार करते हैं। यहां पर कहा गया है कि क्वाड का जो विचार है जापान के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। यह जो कथन है वो सही है। जापान के प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले 4 देशों को मिलाकर के क्वाड की स्थापना करने का विचार दिया था और उसके बाद जो है क्वाड का स्थापना किया गया। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन 2 है इसमें कथन 2 जो है सही है और कथन 1 गलत है। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? FAO के द्वारा भारत के किस शहर को पेड़ों के शहर की संज्ञा दी गई? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने ध्यान से इसको नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा। सबको पता है कि आंसर क्या होगा आपका? हैदराबाद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर क्या होगा आपका? हैदराबाद। आइए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस निर्णय में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन को मान्यता दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो समाचार विश्लेषण है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर जो है निकल कर आ रहा है। और वो प्रश्न क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस निर्णय में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन को मान्यता दी गई थी? पहला जो हमने न्यूज विश्लेषण किया था, समाचार का विश्लेषण किया था, उसमें हिम्मतलाल शाह केस का मैंने जिक्र किया और इस जिक्र को करते हुए मैंने ये बताया कि ये 1972 का केस था जिसमें यह कहा गया कि अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहती है जनता, किसी भी सरकार के खिलाफ अपनी बात कहना चाहती है, तो नेचुरली जो है प्राकृतिक तौर पर जो है वो सड़कों पर ही विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वहीं पर इतना सारे जगह होते हैं जहां पर बहुत सारे आदमी जो है इकट्ठा हो सकते हैं। तो यहां पर 1972 का जो केस था, हिम्मतलाल शाह केस, यहां पर जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन को मान्यता दी गई थी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 4, हिम्मतलाल शाह केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि ऐसे केसेस को जो है यूपीएससी के द्वारा जो है बार बार पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा भारत में महंगाई दर की अधिकतम सीमा क्या तय की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि आरबीआई द्वारा भारत में महंगाई दर की अधिकतम सीमा क्या तय की गई? जब मैं महंगाई की बातें कर रहा था तो वहां मैंने कहा कि नवंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जो महंगाई दर है वो 6% से नीचे आई है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है महंगाई की जो अधिकतम सीमा है वो 6% तय की गई।
कहने का आशय ये है कि अगर महंगाई 6% से ऊपर जाती है तो हमारे अर्थव्यवस्था को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर महंगाई 6% से नीचे रहती है और लगभग 4% के आसपास रहती है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सही है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका 6%। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 6वां प्रश्न। और यहां पर कहा गया है कि बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कब कर दिया गया। हमारे आज के न्यूज विश्लेषण में जब हमने क्वाड वाले जो है समाचार का विश्लेषण किया तो यहां पर जो है मैंने अमेरिका के बारे में एक बात कही कि अमेरिका द्वारा अपने बयान में म्यांमार का नाम जो है म्यांमार नहीं रख करके बर्मा लिया गया। और वहीं पर मैंने ये बताया कि 1989 से पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था, लेकिन वहां के सैनिक शासकों ने 1989 के बाद उस देश का नाम बदल करके म्यांमार कर दिया। और यह प्रश्न जो है अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और यहां पर इसका आंसर क्या होगा 1980। आइए आज के समाचार विश्लेषण के आधार पर 2 मेंस के क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं, जिसका व्याख्या आपको अपने अनुसार करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है न्यायपालिका की जवाबदेही को लेकर कुछ असमंजस महसूस की जा रही है, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या करें। जैसा कि मैंने अपने पहले समाचार विश्लेषण में ही इसके ऊपर चर्चा की कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उसके आधार पर जो है उस एडिटोरियल के लेखक ने यह प्रश्न उठाया है कि यहाँ पर न्यायपालिका की जवाबदेही को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है। वहां पर जो मैंने चर्चा की है उस चर्चा में से भी और एडिटोरियल को पढ़कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं और दूसरा प्रश्न क्या है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए देशों ने खराब प्रदर्शन किया है। क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन खराब विज्ञान और हानिकारक राजनीति का शिकार हो गया है? इस बात की आपको यहाँ पर विवेचना करनी। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से समाचार विश्लेषण को जानने के लिए, महत्वपूर्ण समाचारों को समझने के लिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।